नमस्ते दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी रिसेंट में यूपीएससी की तरफ से जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाला एग्ज़ाम था, उसका लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आया है और एग्ज़ाम जो है वो 7 जून को होने वाला है। जी हाँ, 7 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। उसको लेके काफ़ी सारे टॉपिक्स या सिलेबस उसमें दिया गया है। ज़्यादातर सिलेबस जो है वो सेम ही रहने वाला है दोस्तों और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से डाउट्स आ रहे हैं लोगों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग को लेके या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके या बिग डेटा एनालिसिस और डेटा वेयर हाउसिंग लाइक जो डेटा वेयर हाउसिंग टूल्स होते हैं डिफरेंट टेराडाटा हो गया, नेटिज़ा हो गया, या डिफरेंट टूल्स होते हैं डेटा माइनिंग के लेके जो टूल्स होते हैं उनको लेके काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं। तो उनको लेके आज मैं कुछ भी कुछ आपको कराने वाला हूँ। आज जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ डेटा माइनिंग के भी देखेंगे और इवन डेटा वेयर हाउस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम बेसिक लेवल से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है? उसके बाद और ज़्यादा मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों डिफरेंट एग्जाम से कलेक्ट किए गए हैं, जो लाइक सिस्टम एनालिस्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएससी में, या फिर जो सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो चाहे फिर डेप्यूटी डायरेक्टर का एग्ज़ाम रहा था पास्ट टाइम में। तो उन सभी डिफरेंट एग्जाम से लेकर क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने खुद ने भी इसमें डिज़ाइन किए हैं बेस्ड ऑन व्हाट कम्स इन यूपीएससी। तो उसके बेस पे हम लोगों ने तैयार किए, उन सभी क्वेश्चन पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन हिंदी में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो पैटर्न है वो इस बार इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे। So my goal would be you should know all those things and you should know these things in English so that you can attempt the question in English. Okay, so I'll try to explain it in Hindi also. मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट मोस्टली मेरा फोकस रहने वाला है कि क्वेश्चन हम लोग हिंदी इंग्लिश में देखें। मोस्टली जो मेरा कंसर्न रहने वाला है हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन देखें ताकि आप लोग इजीली इसको अटैम्प्ट कर पाएँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि कहा गया कि कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? ए सिस्टम दैट इट्स सो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो स्टोर करता है उसको हम डेटा वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहते हैं। ए कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू होती है। अगर कोई कंप्यूटर उस टास्क को करता है तो उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इजीली इसको समझ गए होंगे। और यहाँ पे ये देखा कि कंप्यूटर जो कि कैपेबल होता है टास्क करने के लिए, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हैंडल कर सकता है, उसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें रीजनिंग भी होती है, लर्निंग भी होती है, परसेप्शन होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। इसके बेस पे जो दोस्तों हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट क्या है? तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क दे रखा है, मशीन लर्निंग दे रखा है। मोस्टली जो आंसर होगा मशीन लर्निंग होगा। मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट होता है जिसको डीप लर्निंग कहते हैं, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन लर्निंग हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट नहीं होता है और कंपाइलर डिजाइनर का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट होता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का जो सबसेट होता है डीप लर्निंग, इसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। चाहे वो चैट जीटीपीटी वगैरह हो गया या फिर जेमिनी वगैरह हो गया, तो वो सब हम लोग डीप लर्निंग के अंदर आते हैं। तो एआई का सबसेट हो गया एमएल यानी मशीन लर्निंग। अब विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग यूजेस लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के लिए लेबल डेटा कौन यूज़ करता है? ठीक है, लेबल डेटा यानी जिसमें लेबलिंग वगैरह की हुई होती है प्रॉपर, ठीक है? मशीन लर्निंग को यूज़ करते टाइम पे हम लोग सुपरवाइज जो लर्निंग होती है दोस्तों, उसमें हम लोग लेबल डेटा को यूज़ करते हैं। सेमी सुपरवाइज या अनसुपरवाइज में नहीं होता है, ये सुपरवाइज जो फुली सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। रेन इन्फोर्समेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। री इन्फोर्समेंट जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, वो आगे वाले वाले क्वेश्चन में मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जी हाँ, सुपरवाइज लर्निंग जो होती है वो यूज़ करती है लेबल डेटा सेट को, वेयर इनपुट और आउटपुट पेयर्स आर नोन। जी हाँ, जहाँ पर इनपुट और आउटपुट के पेयर नोन होते हैं वहाँ पे हम लोग लेबल डेटा को यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, ईमेल स्पैम डिटेक्शन अगर कर रहे हैं, या इमेज को अगर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, या क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में हम लोग सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ में करते हैं। जी हाँ, सुपरवाइज लर्निंग जो हम लोग इस केस में यूज़ करते हैं। दोस्तों अभी टाइम काफ़ी कम बचा है, इसलिए मैं आपको कहूँगा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करने की कोशिश करिए, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए और आप लोग का रिवीजन भी काफ़ी अच्छा होता जाए। अभी आप अगर एक टॉपिक बैठ के करेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, तो क्वेश्चंस के साथ जाइए क्योंकि 2 महीने से भी कम टाइम है अब। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग अभी से ही ट्राई करिए और अपना बेस्ट दीजिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए कॉमनली कौन सी यूज़ होती है? तो इसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होती है दोस्तों, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है हम लोग यूज़ करते हैं।
क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए। जी हाँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है यूज़ होता है क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, स्पेशली बाइनरी क्लासिफिकेशन जब हम लोग को करना होता है तो हम लोग उसके लिए यूज़ में लेते हैं। स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम हो जाएगा, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज। जी हाँ, इनमें से कौन सा मेथड यूज़ होता है जो कि लर्निंग थ्रू रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज़ के थ्रू इन्वॉल्व होता है। तो जब कभी भी दोस्तों रिवार्ड्स की बात आएगी या पेनल्टीज़ की बात आएगी तो हम लोग री लर्निंग कहते हैं, बिकॉज हम लोग फिर से री कर रहे हैं इसको, डेटा को, ताकि वो डेटा जो है वो रीड कर सके इसको ईजिली। तो री लर्निंग जब भी रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज़ की बात आएगी तो हम लोग री लर्निंग की बात करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। जी हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, एक एजेंट होता है जो कि इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट्स के साथ और रिसीव्ड रिवार्ड्स या फिर पेनल्टी को रिसीव करता है और लर्न ऑप्टिमल पॉलिसी जो होता है, लाइक रोबोटिक्स हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, गेम हो गया लाइक चेस या फिर गो, डिफरेंट गेम्स हो गए। तो इन सभी में हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज़ करते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। जहाँ पे भी रोबोटिक्स का कंसेप्ट आएगा या एजेंट का कंसेप्ट आएगा दोस्तों, शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ, एजेंट का कंसेप्ट आएगा या रोबोटिक्स का कंसेप्ट आएगा, वहाँ पे हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज़ करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ आता है, आपको पता होगा हमेशा के मीन्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमेशा बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा भी गया है। इवन मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, डिफरेंट एग्जाम में यहाँ पे भी पूछा गया है क्वेश्चन है कि के मीन्स हम लोग यूज़ करते हैं कब, जब हम लोग को क्लस्टरिंग करना होता है। ठीक है, तो क्लस्टरिंग के लिए हम लोग के मीन्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये के क्लस्टर में बेस्ड कर देता है एंड डेटा को जो है वो क्लस्टर में या फिर ऑन जो डिफरेंट सिमिलरिटीज़ होती है उनको के क्लस्टर में बाइंड कर देता है डेटा को। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्लस्टरिंग जब कभी भी होगा तो के मीन्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशन जो हो जाएगी, कस्टमर सेगमेंटेशन हो जाएगा, इमेज सेगमेंटेशन हो जाएगा, मार्केट एनालिसिस हो जाएगा। इट इज़ एन अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। जी हाँ, ये अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम का ऊपर मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके भी आप जाकर देख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस बेस पे पूछा जाता है कि सुपरवाइज या अनसुपरवाइज या सेमी सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है। सुपरवाइज का मैं आपको बता चुका हूँ, अनसुपरवाइज का के मीन हो गया, और अगर सेमी सुपरवाइज का एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द एक्यूरेसी ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल। यानी क्लासिफिकेशन मॉडल की एक्यूरेसी को कौन मेजर करता है। तो दोस्तों अगर हम लोग जब कभी भी एक्यूरेसी की बात आएगी, ठीक है, एक्यूरेसी को मेजर करना है तो हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स होती है ये डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर पे टेस्ट करती है, लाइक वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो एक्यूरेसी की बात आएगी तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने अब एक्सप्लेन भी कर रखा है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो होती है वो इवेल्यूएट करती है क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस यूजिंग ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रू या फॉल्स के बेस पे ये क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स को एनालिसिस करती है, ठीक है, विथ एक्यूरेसी। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम दिस वी कैलकुलेट एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर। हम इन चारों वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू। अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फीचर सिलेक्शन इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के फीचर सिलेक्शन का क्या पर्पस है। तो इंक्रीज डेटा साइज नहीं, डेटा सेट को साइज़ को इंक्रीज नहीं करता है। रिमूव इररेलेवेंट फीचर, या इररेलेवेंट फीचर को रिमूव करता है। रिड्यूस एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी। जो फीचर सिलेक्शन होता है दोस्तों, फीचर सिलेक्शन जो होता है ये इररेलेवेंट फीचर्स को रिमूव करता है और रिड्यूस करता है एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी जो है वो करेक्ट है। फीचर सिलेक्शन जो होता है वो रिमूव करता है इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को, रिड्यूस करता है कंप्यूटेशनल कॉस्ट को, इम्प्रूव करता है मॉडल परफॉर्मेंस को और अवॉइड करता है ओवरलिफ्टिंग को। ये फीचर सिलेक्शन के चारे पार्ट्स हो गए दोस्तों। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज एन एनसिबल लर्निंग मेथड। एनसिबल लर्निंग मेथड्स कौन सा है दोस्तों। तो रैंडम फॉरेस्ट जो है वो एनसिबल के लिए काम में आता है। के मीन्स आपको मैंने ऊपर बताया कि क्लस्टरिंग के लिए काम में आएगा। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन जो होगा वो हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि लॉजिस्टिक या फिर लीनियर डेटा के रिग्रेशन के लिए काम में आता है। और नेव बाइस जो होता है वो इसमें काम में नहीं आता है। यानी यहाँ पे जो है, यानी एनसिबल लर्निंग मेथड के लिए रैंडम फॉरेस्ट जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रैंडम फॉरेस्ट मेथड इज एन एनसिबल मेथड दैट कंबाइंस मल्टीपल डिसीजन ट्री। जी हाँ, मल्टीपल डिसीजन ट्री को कंबाइन करता है, जो कि रिड्यूस करता है ओवरलिफ्टिंग को, इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी को, हैंडल लार्ज डेटा सेट को हैंडल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू रिड्यूस डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा। डेटा की डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये तो क्लस्टरिंग करेगा तो डायमेंशन तो रिड्यूस नहीं होगी।
KNN जो होता है वो डायमेंशन के ऊपर आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। SVMS था जिसमें कोई ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है, तो एक ही ऑप्शन जो है वो फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है, जो कि होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पी से प्रिंसिपल, सी से कंपोनेंट और ए से एनालिसिस। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि पीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो पीसी जो होता है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, जो कि डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए काम आता है। रिड्यूस नंबर ऑफ फीचर्स, कीप मैक्सिमम वेरिएंस, हेल्प विजुअलाइजेशन एंड फास्टर लर्निंग। जी हाँ, इसलिए इसका काम में आता है। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस कैलकुलेशन। डिस्टेंस कैलकुलेशन अगेन के नियरेस्ट नेबर, आँख बंद करके आप कर सकते हैं। जो नियरेस्ट वाले नेबर होते हैं, भाई के मैप अगर आपने पढ़ रखा हो तो उसमें हम लोग यही करते थे कि जो डिस्टेंस यानी कि जो नेबर्स हैं नियर बाय नेबर्स हैं, उन्हीं की डिस्टेंस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लाइक एक प्रेसिडेंस ग्राफ बना हुआ है कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर इसका नेबर जो हो गया, फिर इसका नेबर, ऐसे करके नेबर वाइज हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो के नियरेस्ट नेबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओवर फिटिंग इन मशीन लर्निंग अकर्स व्हेन। ओवर फिटिंग कब अकर होती है मशीन लर्निंग में? जब हम लोग मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन न्यू डेटा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग ट्रेनिंग डेटा पर तो मॉडल जो है वो सही से परफॉर्म हो रहा है, बट अगर न्यू डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो उस पर डेटा सही से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ओवरलिफ्टिंग की प्रॉब्लम मशीन लर्निंग में उस टाइम तक होती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने कर रखा है कि ओवरलिफ्टिंग मीन्स दैट द मॉडल मेमोराइज ट्रेनिंग डेटा इंस्टीड ऑफ लर्निंग जनरल पैटर्न्स। जी हाँ, जनरल पैटर्न्स को रन करने के बजाय वो जो ट्रेनिंग डेटा होता है उसको मेमोराइज कर लेता है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे कोई डेटा मैंने ट्रेनिंग पर्पस के लिए दिया गया है 1, 2, 3 एंड 4, और इसके रेस्पेक्ट में कुछ आईडी दी हुई है कि 1 के रेस्पेक्ट में मान लो जो पर्टिकुलर नाम है वो राम आएगा, 2 के रेस्पेक्ट में श्याम आएगा, 3 के रेस्पेक्ट में मोहन आएगा, और 4 के रेस्पेक्ट में कृष्ण आएगा। तो ये 4 नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं। अब ये जो क्या करता है ओवरलिफ्टिंग के केस में, ये इनको रट लेगा। लाइक 1 के केस में हमेशा राम प्रिंट करेगा, 2 के केस में श्याम, 3 के केस में मोहन और 4 के केस में कृष्ण। बट मान लो मेरे पास रॉ डेटा है या फिर न्यू डेटा मैंने इंसर्ट किया, मान लो 10,101 है, तो उसके केस में वो जो है वो आउटपुट सही से नहीं दिखाता है और ओवरलिफ्टिंग की प्रॉब्लम अगर होती है, क्योंकि उसने जो डेटा ट्रेनिंग का मैंने उसको दिया था वो उसने मेमोराइज़ कर लिया है, बट उसके बेस पे जो प्रॉपर आउटपुट वो मुझे जनरेट नहीं करके देगा। तो ऐसे दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने एआई पे बना रखे हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और अभी दोस्तों टाइम कम है कि आप एआई का एक टॉपिक बैठ के पढ़ें, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो एसएस प्रैक्टिकल चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे दे रखा है, जिस पे आप ज्वाइन करके डिस्कशंस वगैरह कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।